हेलो डियर बैंकर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की CAIB की क्लास में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपका पेपर 1 ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, और आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी की जो आज की हमारी क्लास है वो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो QR कोड के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें तो बैंक लोन पॉलिसी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय दीज अनरिटन प्रिंसिपल्स विच आर एज अंडर। यानी जब भी कोई बैंक अगर क्रेडिट, चूंकि हम क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट के लिए जब भी कोई बैंक अपनी पॉलिसी बनाता है जिसे हम लोन पॉलिसी कहते हैं, है ना, और जो भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं क्रेडिट को मैनेज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं सभी एस्पेक्ट और बैंक की लोन पॉलिसी इन 6 प्रिंसिपल से प्रभावित होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारा होता है सेफ्टी ऑफ फंड, यानी जो भी बैंक ने लोन के तौर पे पैसा प्रोवाइड किया है उस फंड को बैंक को वो रिटर्न आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो NPA में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ऑफ फंड। सेकंड होता है पर्पस, जिस पर्पस के लिए फाइनेंस किया गया है उस पर्पस में ही उस फंड का यूज होना चाहिए, डाइवर्जन फंड का नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रिंसिपल के साथ क्या आनी चाहिए? इंटरेस्ट भी आना चाहिए। लिक्विडिटी, ऐसी सिक्योरिटीज होनी चाहिए लोन के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटीज बैंक रखता है हाईली लिक्विड हो, यानी जब भी बैंक को कैश क्रंच हो तो बैंक उन लिक्विडिटीज को आसानी से फास्ट मोड में लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट कर पाए। फिर आता है सिक्योरिटी, सुरक्षा की दृष्टि से चार्जेस क्रिएट करने चाहिए बैंक को लोन के अगेंस्ट में। और फिर आता है रिस्क स्प्रेड, इसका मतलब होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, यानी किसी स्पेसिफिक सेक्टर को फाइनेंस किए बिना मैक्सिमम जो भी मतलब जैसे किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को अगर बैंक फाइनेंस करता है और अगर वो सेक्टर माइनस में चला गया तो इसका मतलब बैंक का पैसा डूब सकता है। तो एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट ना करके मल्टीपल सेक्टर्स को, है ना, इवनली फंड प्रोवाइड किया जाए, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं रिस्क स्प्रेड, है ना, रिस्क को फैला देना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, सेफ्टी ऑफ फंड, पर्पस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्क स्प्रेड। ठीक, तो ये 6 प्रिंसिपल्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे जो बोरोवर यानी जो बैंक के पास बोरिंग करने आते हैं वो कितने प्रकार के बोरोवर होते हैं या कौन कौन बोरोवर हो सकता है? तो कोई इंडिविजुअल भी बोरोवर हो सकता है, कोई प्रोप्राइटरी फर्म भी हमारी बोरोवर हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म या ज्वाइंट वेंचर भी बोरोवर हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोरोवर हो सकता है, कंपनीज भी बोरोवर हो सकती हैं, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस भी बोरोवर हो सकते हैं, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बोरोवर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ अगर हम बात करें बोरोवर्स को तो किस एक्ट के तहत, किस लॉ के तहत किस बोरोवर को रेगुलेट किया जाता है? तो द लॉ एप्लीकेबल टू ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बोरोवर्स आर डिफरेंट, है ना, हर अलग अलग बोरोवर के लिए अलग अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कस्टमररी लॉ पर्टेनिंग टू हिंदूज, है ना, हिंदू के लिए जो स्पेशल लॉ बनाए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट इस समय 2013 चल रहा है। स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस के लिए एक्ट दैट क्रिएट देम, जिस एक्ट के तहत ये स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है उसी एक्ट के तहत उसको रेगुलेट, मतलब वही लॉ एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर। जैसे SBI के ऊपर SBI एक्ट एप्लीकेबल होगा 1955, है ना। तो ये स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ ही साथ बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो RBI की जो भी लॉ होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ट्रस्ट की बात करें तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट और वक्फ एक्ट इस पे एप्लीकेबल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ अब हम जब भी कोई बैंक क्रेडिट को फाइनेंस करता है तो वो 2 प्रकार से फाइनेंस करता है, एक होता है फंड बेस और एक होता है नॉन फंड बेस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जब फंड बेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट जो लेंडर यानी हमारा बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फंड किसको प्रोवाइड करते हैं?
बोरोवर को सीधे मनी के तौर पे उसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं। वहीं जब नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट की हम बात करते हैं तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में क्या होता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लेंडर है वो डायरेक्टली फंड प्रोवाइड ना करके प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, और किसके पक्ष में, बोरोवर के पक्ष में, कि अगर बोरोवर किसी का पैसा उसे पे करना है और अगर वो डिफॉल्ट करेगा देन वो बैंक क्या करेगा, पेमेंट करेगा किसके बिहाफ पर, उस बोरोवर के बिहाफ पे जिस बोरोवर के बिहाफ पे बैंक ने गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है। तो नॉन फंड बेस जो हमारे क्रेडिट होते हैं उसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। फंड बेस्ड क्रेडिट क्या है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक टू द बोरोवर। बैंक क्या है यहाँ पे, लेंडर, क्या है दोस्तों, लेंडर। लेंडर से बोरोवर को, किसको दोस्तों, बोरोवर को जो एक्चुअल फंड ट्रांसफर होता है, जो मनी ट्रांसफर होता है, उससे हम कहते हैं फंड बेस्ड लेंडिंग। वहीं पे जब हम नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट की बात करते हैं तो दीज आर, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मनी, इसमें कोई पैसा ट्रांसफर नहीं होता, बट द कमिटमेंट बाय द बैंक, बैंक कमिटमेंट प्रोवाइड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट कौन, जो भी कस्टमर बैंक के पास आया है। मे रिजल्ट इन फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ मनी टू द बेनिफिशियरी ऑफ सच आ कमिटमेंट, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में बैंक को पेमेंट करना पड़े जो कमिटमेंट किया है, बट वर्तमान में जब वो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो वहां पे कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। अब अगर हम नॉन फंड बेस की बात कर रहे हैं तो बैंक गारंटीज का एग्जाम्पल होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, को एक्सेप्टेंस बिल होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट। वहीं पे जब हम फंड बेस्ड क्रेडिट की बात करते हैं तो कैन बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए बैंक क्या प्रोवाइड करता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, क्या प्रोवाइड करता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए बैंक क्या प्रोवाइड करता है, टर्म लोन, क्या प्रोवाइड करता है, टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए लोन पॉलिसी ऑफ बैंक, किसी भी बैंक की अगर हम लोन पॉलिसी की बात करते हैं तो लोन पॉलिसी में किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट कंडीशन पॉलिसीज ऑफ अदर बैंक। ठीक है, तो जब भी कोई बैंक अपनी लोन पॉलिसी बनाएगा तो मार्केट की कंडीशन उसको प्रभावित करती है और दूसरे बैंकों की जो पॉलिसी है वो भी प्रभावित करती है। फिर यहाँ पे आता है शॉर्ट, ऑन शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये चारों चीजों को ध्यान में रख के वो एनालिसिस करता है और आरबीआई की गाइडलाइंस को भी इसको फॉलो करना होता है। एक्सपोजर्स लिमिट, सिंगल बोरोवर और ग्रुप बोरोवर के लिए कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर लिमिट। एक्सपोजर लिमिट फॉर सेक्टर, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कितना एक्सपोजर कर पाएगा। और डिस्क्रिशनरी पावर है ना, कितनी पावर किसको फाइनेंस का अप्रूवल देने के लिए है, किस पोस्ट पे कितनी पावर है। तो जब भी कोई बैंक की जो लोन पॉलिसी होती है वो किन चीजों से प्रभावित होती है, सबसे पहले मार्केट कंडीशन और अदर बैंक की जो पॉलिसी है उनसे इन्फ्लुएंस्ड होगी। बैंक खुद अपना स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, वीकनेस को ध्यान में रखते हुए, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट को ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी लोन पॉलिसी बनाएगा। और लोन पॉलिसी के लिए रेगुलेटर की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड आरबीआई गाइडलाइंस। एक्सपोजर लिमिट, सिंगल बोरोवर के लिए क्या लिमिट होगी, ग्रुप बोरोवर के लिए क्या लिमिट होगी। एक्सपोजर लिमिट फॉर द स्पेसिफिक सेक्टर, अगर किसी सेक्टर में फाइनेंस कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर के लिए क्या एक्सपोजर लिमिट है, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो ये सभी चीजें बैंक की लोन पॉलिसी को क्या करती हैं दोस्तों, प्रभावित करती हैं। अब अगर क्रेडिट अप्रेजल, जब भी कोई क्रेडिट का प्रपोजल आता है तो क्रेडिट का क्या किया जाता है, अप्रेजल किया जाता है। और जब भी अप्रेजल की बात होगी तो यहाँ पे 5 C's को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन और कोलेटरल। 5C एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। ठीक है, सो 5C की बात करें तो कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर का कैरेक्टर कैसा, क्रेडिट वर्दी है या नहीं है। कैपेसिटी, क्या वो रीपेइंग कैपेसिटी रखता है। कैपिटल वो कैसे अरेंज करेगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी, और कोलेटरल क्या रख रहा है लोन के अगेंस्ट में। तो 5C's याद रखिएगा। फिर आता है क्रेडिट डिलीवरी, डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ चार्ज। जब भी क्रेडिट को डिलीवर यानी प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करे तो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके, उसकी लायबिलिटी सिद्ध की जा सके। ठीक, फिर आता है क्रिएशन ऑफ चार्ज, सिक्योरिटीज के ऊपर चार्ज क्रिएट करना, जो कि बोरोवर क्रिएट करता है चार्ज
लोन के अगेंस्ट में। फिर आता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। सो जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग का पार्ट है वो पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद का पार्ट होता है, जहां पर बैंक को ध्यान में रखना होता है कि पैसा रिकवर हो रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी एंटरप्राइज को या एंटिटी को बैंक ने फाइनेंस किया है और उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं, स्ट्रेस अकाउंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे बैंक के पास रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास और रिकवरी दो ऑप्शन होते हैं। कौन सा ऑप्शन उसको यूज करना है वहां पे ये भी ध्यान रखना होता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहले अगर बैंक को रिस्क दिख रहा है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना और मैनेजमेंट करना। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, कितना रिस्क है, कैसे उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, ये 4-5 चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर याद रखिएगा क्रेडिट अप्रेजल के पार्ट पे बैंक को क्या क्या ध्यान रखना है, 5 C's, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कोलेटरल। क्रेडिट डिलीवरी की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ चार्ज। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग पोस्ट डिसबर्समेंट का पार्ट है। रिहेबिलिटेशन और रिकवरी, अगर अकाउंट स्ट्रेस अकाउंट में कन्वर्ट होता है। रिस्क का मैनेजमेंट कैसे होगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, फिर मेजरमेंट किया जाएगा और इवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर हम बात करें तो जब हम ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रॉटी सेक्टर लेंडिंग में भी हाल ही में आपने देखा होगा 2025 की रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। तो अगर हम रिवाइज गाइडलाइन की बात करें तो क्या क्या रिवाइज गाइडलाइन है। सबसे पहला पार्ट जो है मॉनिटरिंग ऑफ पीएसएल टारगेट, नॉन अचीवमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मॉनिटरिंग ऑफ प्रॉटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉनिटरिंग की जाएगी, जितने भी बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई ने पीएसएल के तहत टारगेट दिए हैं, तो उन टारगेट को मॉनिटर कैसे किया जाएगा, क्वार्टरली मॉनिटरिंग होगी। कंप्लायंस विल बी असेस्ड एवरी कैलेंडर क्वार्टर, यानी क्वार्टरली जो भी बैंकों ने फाइनेंस किया है या जो भी रूल रेगुलेशंस थे, कंप्लायंसेस थे पीएसएल के लिए, उनको क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा। रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, सबसे पहले बैंक मस्ट बी सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट विद इन 15 डेज और एनुअल रिपोर्ट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल पीरियड। यानी जो रिपोर्ट क्वार्टरली जमा करनी है वो क्वार्टर के एंड होने के 15 डेज के अंदर वो रिपोर्ट जमा होगी। अगर एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एनुअल रिपोर्ट अगर जमा करनी है, तो जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 30 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जमा होगी आरबीआई के पास। ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मस्ट फॉलो आरबीआई's 2024 मास्टर डायरेक्शंस ऑन सुपरवाइजरी रिटर्न। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंकों को फॉलो करना है आरबीआई का 2024 का मास्टर डायरेक्शंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, आरआरबी मस्ट सबमिट डेटा टू नाबार्ड। जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको भी टारगेट दिया गया, ये अपना डेटा किसके पास जमा करेंगे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नाउ अब देखिए नॉन अचीवमेंट ऑफ पीएसएल टारगेट, यानी जो बैंक पीएसएल टारगेट को अचीव नहीं करेंगे, शॉर्टफॉल कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा। सबसे पहले बैंक जिसमें एक्सक्लूड किया गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द पीएसएल टारगेट मस्ट कंट्रीब्यूट टू आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, या एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी फंड, एस डायरेक्शन बाय आरबीआई। तो जैसे मान लीजिए किसी बैंक का 40% का टारगेट है, ठीक है, पीएसएल टारगेट, और उसने 38% अचीव किया, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, 2%। अब ये जो 2% का अमाउंट निकलेगा एएनबीसी का, किसका, एएनबीसी का जो 2% आएगा वो जाएगा कहां पे, इनमें से किसी एक के पास। इस समय वो किसके पास जा रहा, आरआईडीएफ के पास। ये कौन डिसाइड करेगा कि आरआईडीएफ में जाएगा, एनएचबी में, सिडबी में, मुद्रा में, ये डिसाइड करेगा आरबीआई। कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने एक और पॉइंट दिया है कि किसी भी बैंक का टारगेट अगर 5% तक का शॉर्टफॉल है तो डिपॉजिट जो भी वो जमा करेगा, जो भी पैसा आरआईडीएफ के पास जाएगा उस पर उसे ब्याज कितना मिलेगा, जितना भी बैंक रेट है उसमें 2% कम करके ब्याज मिलेगा। अगर किसी भी बैंक का 5 से 10% का शॉर्टफॉल है तो जब भी वो पैसा आरआईडीएफ के पास डिपॉजिट होगा तो बैंक रेट -3% मिलेगा, और अगर 10% से ज्यादा का शॉर्टफॉल है तो बैंक रेट -4%। यानी जितना ज्यादा शॉर्टफॉल होगा उतना कम ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नाउ अब क्या है,
कॉमन गाइडलाइंस फॉर पीएसएल लोन, जो चेंजेस, मेजर चेंजेस हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल रूल फॉर पीएसएल लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट की बात क्या की गई है, मस्ट अलाइन विद द आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन 2016 एज अमेंडेड। तो आरबीआई ने जो भी इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस डायरेक्शन 2016 जारी की थी, उसमें जो भी अमेंडेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करेंगे पीएसएल लोन के ऊपर। नो सर्विस चार्जेस, पहले क्या होता था कि नो लोन रिलेटेड सर्विस और इंस्पेक्शन चार्ज फॉर द पीएसएल लोन अप टू 50,000। पहले क्या होता था कि 25,000 रुपए तक का जो भी लोन पीएसएल के तहत प्रोवाइड किया जाता था उस पर कोई भी बैंक सर्विस चार्ज नहीं ले सकता था या इंस्पेक्शन फीस नहीं ले सकता था। अब 2025 गाइडलाइन के अनुसार इस लिमिट को एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया, 50,000। यानी अगर अब प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के तहत 50,000 रुपए तक का लोन दिया गया है तो उस पर कोई भी इंस्पेक्शन चार्ज या प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप 50,000 लिमिट अप्लाइज पर मेंबर, नॉट द एंटायर ग्रुप। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप की बात करेंगे तो इनके पर मेंबर को अगर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा तो उस पर कोई भी सर्विस चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। ये इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि एंटायर ग्रुप के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नाउ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, बैंक मस्ट डॉक्यूमेंट, है ना, बैंक को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। जो भी लोन एप्लीकेशन आएंगी प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग के तहत उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए बैंक के पास। अगर बैंक ने लोन सैंक्शन किया या रिजेक्ट किया विद रीजन वहां पे होना चाहिए, और डिसबर्समेंट डिटेल भी होनी चाहिए। यानी तीनों प्रकार, जैसे अगर कोई भी एप्लीकेशन बोरोवर देता है तो वो एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आई, किस किस के नाम से ही पूरा डिटेल होगा, किनका लोन सैंक्शन हुआ, किनका रिजेक्ट हुआ, अगर रिजेक्ट हुआ तो किस रीजन की वजह से हुआ वो भी इंफॉर्मेशन होगी, और डिसबर्समेंट डिटेल होगी। तो अगर एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट की बात करें कि अगर बोरोवर ने एप्लीकेशन दी है लोन के लिए तो बैंक की जिम्मेदारी कि उनको एक्नॉलेजमेंट जाए कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच गई है, आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, आपका पैसा डिसबर्स हो गया। तो ये एक्नॉलेजमेंट जाना चाहिए किसके पास, एप्लीकेंट के पास। तो बैंक मस्ट प्रोवाइड रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन, आरबीआई की गाइडलाइन है। बैंक बोर्ड मस्ट सेट अ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन डिसीजन, यानी जो भी डिसीजन लेना उसकी एक टाइम लिमिट भी बोर्ड को डिसाइड करनी होगी अंडर पीएसएल। ठीक है दोस्तों, नाउ अब क्या की चेंजेस हुए जो कि आपको देखने को मिलेंगे 1 अप्रैल 2025 से चेंजेस पीएसएल में। तो पहले जो हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाता था 2 ही कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता था, 3 कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाएगा पॉपुलेशन के आधार पे। पहले मेट्रो, नॉन मेट्रो, 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन 2 ही कैटेगरी थी, अब 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऐसे सिटीज जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, वहां पे 35 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसे सिटीज जहां पे 10 से 50 लाख तक की पॉपुलेशन है वहां पे लोन की लिमिट 45 लाख होगी, और ऐसे सिटीज जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है वहां पे 50 लाख तक की लिमिट का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी अब हाउसिंग फाइनेंस के तहत 3 कैटेगरी होंगी, 50 लाख, 45 लाख और 35 लाख। पॉपुलेशन क्या होगी, 50 लाख के लिए 50 लाख से ज्यादा की जनसंख्या, 45 लाख के लिए 10 से 50 लाख की जनसंख्या, 35 लाख के लिए 10 लाख से कम की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, या 10 लाख के बराबर। अब रिन्यूएबल एनर्जी लोन में भी चेंजेस हैं। इंडिविजुअल हाउसिंग फाइनेंस के लिए पहले की तरह ही 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, बट जहां पे ग्रुप, है ना, या पब्लिक यूटिलिटीज के लिए फाइनेंस की बात है वहां 30 करोड़ से बढ़ाकर अब लिमिट कर दी गई है 35 करोड़, यानी 35 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेसेस को या पब्लिक यूटिलिटीज को अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बोरिंग करने जाते हैं अंडर पीएसएल। इसके बाद पीएसएल टारगेट फॉर द बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टारगेट रिवाइज कर दिया गया है और इसको 60% ऑफ एएनबीसी कर दिया गया है। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें, है ना, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टारगेट कितना है, 60% ऑफ एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कहा गया है, ऑन लेंडिंग टू एमएफआई। ठीक है, सो एनबीएफसी, एमएफआई और अदर एमएफआई की बात करें जो सोसाइटी और ट्रस्ट के फॉर्म में है तो वो भी एलिजिबल होंगे पीएसएल के तहत अगर बैंक एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक lend to MFI registered with RBI recognized self regulatory organization।
यदि बैंक लोन प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे, यानी एसआरओ के तौर पे। स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे छोड़ा गया है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंड टू एनबीएफसी एमएफआई विद ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, है ना, और ये कितने तक का, 500 करोड़ तक का ये फाइनेंस कर पाएंगे। कैपिटल की बात करें 10% ऑफ बैंक प्रीवियस ईयर पीएसएल पोर्टफोलियो, पिछले साल का जो भी पोर्टफोलियो होगा पीएसएल के क्षेत्र में उसका 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये कैटेगरी बता दी गई। अब ऑन लैंडिंग टू एनबीएफसी, इसका मतलब क्या है, अदर देन एमएफआई। तो आपने देखा होगा कि को लैंडिंग मॉडल के तहत बैंक फाइनेंस करेगा किसको, बैंक फाइनेंस करता है एनबीएफसी को, ठीक है, और एनबीएफसी फाइनेंस करेंगे पीएसएल सेक्टर को, तो इसे हम कहते हैं ऑन लैंडिंग। क्या कहते हैं, ऑन लैंडिंग टू एनबीएफसी। इसी प्रकार बैंक फाइनेंस करेगा एमएफआई को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और वो टारगेट करेगा प्रोटी सेक्टर लैंडिंग को, तो इसे कहते हैं ऑन लैंडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ऑन लैंडिंग टू एनबीएफसी की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो लोन अप टू 10 लाख पर बोरोवर प्रोवाइड किया जा सकता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो लोन अप टू 20 लाख रुपीस पर बोरोवर प्रोवाइड किया जा सकता है। और कैपिटल या कैप की बात करें 5% ऑफ बैंक प्रीवियस ईयर पीएसएल पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, ऑन लैंडिंग टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो यहाँ पे लोन लिमिट है 20 लाख पर बोरोवर फॉर हाउसिंग रिलेटेड प्रोसेस। पीएसएल के तहत 20 लाख पर बोरोवर ऑन लैंडिंग टू हाउसिंग कंपनीज, यानी बैंक से किसने लिया है, बैंक से लिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने, और वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 20 लाख तक पर बोरोवर ये प्रोवाइड कर सकता है अंडर पीएसएल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से CAIB दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे CAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सभी कंपलसरी पेपर और इलेक्टिव पेपर कवर होते हैं दोस्तों। आपको 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर का अगर आप महापैक देखेंगे तो 4999, 2 ईयर का महापैक 6999, और 6 मंथ महापैक 3499 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा CAIB फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है, दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है, 2499 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सभी कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना। पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होता है, ऑल 4 कंपलसरी पेपर का, और CAIB फाउंडेशन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर जैसे ABFM थर्ड पेपर है, ये थर्ड पेपर, फर्स्ट पेपर ABM या BFM सेकंड पेपर या BRBL फोर्थ पेपर, कोई एक पेपर रह गया, 2 पेपर रह गया और आप उनको टारगेट करना चाहते हैं इंडिविजुअल, तो मात्र 799 रुपए में इन बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप इस टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल।